नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस पर। देखिए, चूंकि आपको पता ही है कि बीपीएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, उसमें फिक्स है जो साइंस से आपको लगभग 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको बीएसएससी में, और 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं आपको बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो बीपीएससी भी प्रधानाध्यापक का एग्जाम जस्ट हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। संभवतः एकदम 20 प्रश्न तो आपको मैथ और रीजनिंग से थे, और आपको 20 प्रश्न जो है आपको लगभग 17-18 प्रश्न के आसपास था आपको जो साइंस से था। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन कैलकुलेशन लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में। 25 प्रश्न मात्र बताएंगे, लेकिन 100 से अधिक प्रश्नों को आपको हल करने का ताकत हम दे देंगे। मात्र 25 प्रश्न में 100 से अधिक प्रश्न को हल करने का आपको ताकत देने वाले हैं, इसलिए इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए एक एक करके एकदम पूरे वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न से। यानी पहले प्रश्न हमारे क्या कहते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखिए, 4 ऑप्शंस हैं। आपको बीपीएससी के नॉर्म्स के आधार पर हम आपको 5 ऑप्शंस देने का काम किए हैं। यदि बीएसएससी भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो 4 में से कोई एक सही होगा आपका। अगर 5 ऑप्शन दिया उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। पहला आपका ऑप्शन है, क्या शुद्ध पानी होगा। शुद्ध यानी शुद्ध क्या होगा, पानी होगा। या दूसरा कहता है कि शुद्ध उदासीन विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिल्कुल आपको डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। कहेगा कैसे डी ऑप्शन के साथ हम क्यों जाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन के साथ जाने का मेन वजह क्या है ये आपको बता देते हैं। शुद्ध जल अगर कहेगा, शुद्ध जल यदि आपको कहता है तो भी इसका भी पीएच मान 7 ही होता है, और उदासीन विलयन यदि कहेगा तो भी इसका भी आपका जो है सो क्या होता है, पीएच मान 7 ही होता है। पीएच मान के जो खोज करता थे, इसका जो है सो इसको नाम है सोरेंस, याद रखिएगा। पीएच जो है सो आपका मान, इसका जो है सो खोज किसने, या पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो सोरेंस ने बताया, याद रखिएगा, सोरेंस ने। पीएच का मतलब क्या होता है, देखिए पी फॉर पोटेंज हो जाता है, एच फॉर हाइड्रोजन आयन होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी क्षमता जिसको हम कहते हैं, वो इसमें पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें जान लीजिए। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम अम्लीय विलयन होता है, और क्षारीय जो होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना, 7 से अधिक होता है। इसे भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दूध का पीएच मान आपको पूछ देता है 6.4 के आसपास होता है। जैसे रक्त है, रक्त का पीएच मान आपको पूछ देता है 7.4 होता है। ठीक है, अगर आपको सिरका पूछ दे, सिरका तो सिरका का देखिए एक परिभाषा होता है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। पिछले दिन बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, यहाँ 5 से 8 उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 5 से 8 लगा देना है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा सिरका का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू 2.4 होता है। तो इन सब चीज़ों का, लार जो होता है, मुख्य में लार होता है, इसका भी पीएच मान 6.5 होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इतने चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, जब पीएच वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार लवण पढ़ रहे हैं, यानी अम्ल पढ़ रहे हैं, तो अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा आप जानते ही हैं कैसे होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.6 से कम होता है। जब 5.6 से कम होगा तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अम्ल वर्षा हुआ। ठीक है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रबल अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। प्रबल अम्लीय होता है जो जैसे 4 से कम जो होता है विलयन, उसको प्रबल अम्लीय माना जाता है, और 4 से 7 के बीच होता है उसको निर्बल अम्लीय कहा जाता है, दुर्बल अम्लीय कहा जाता है। 7 तो उदासीन विलयन हो गया, फिर 7 से 11 तक जैसे मान लेते हैं, 7 से 11 तक इसको आपको कहते हैं निर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय कहते हैं, और 11 से 14 तक अगर चले जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रबल क्षारीय हो जाता है। तो इतने प्रश्नों को देखिए, एक प्रश्न में कितने प्रश्न, हमने लगभग 15 प्रश्न लगभग हमको लगता है कि बता दिए होंगे एक में से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर बात करें साथियों न्यूट्रॉन की, तो ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तांबा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ जाना चाहिए। हाइड्रोजन में क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु संख्या 1 होता है, जानते ही। 3 समस्थानिक में कौन कौन होता है, तो 1 नंबर में होता है प्रोटियम। आपको 1 नंबर में क्या होता है, प्रोटियम होता है। दूसरा नंबर में क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम। और 3 नंबर में क्या होता है, ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम क्या होता है, ट्राइटियम होता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रोटियम होता है ना, इसका जो है सो आपको परमाणु देखिए, ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, यानी जैसे द्रव्यमान संख्या ज्ञात किया जाता है, जब द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 1 हो जाता है, नहीं परमाणु संख्या 1 ही होता है, इसलिए सिर्फ प्रोटॉन की संख्या होती है प्रोटियम में। तो यहाँ जो होगा बिल्कुल इसमें जो है सो आपको हाइड्रोजन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम,
उसमें क्या होता है कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसके तीनों समस्थानिक के नाम अलग अलग दिए गए, 3 समस्थानिक है और उसके नाम अलग अलग दिए गए। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी माना जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एंगस्ट्रम के बारे में पूछता है। एंगस्ट्रम क्या है? देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 66 जो 66वीं बीपीएससी हुई थी उसमें पूछा था। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसका? तरंगदैर्घ्य का। अगर ऊर्जा का बात करें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक आपको होता है जूल होता है, पता ही है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर कितना हो जाता है? तो वो 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। उसी पर 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है? 10⁻5 क्या होता है? डाइन हो जाता है, डाइन हो जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। आवृत्ति की मात्रक अगर करें तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वेग का मात्रक करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, आवृत्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट हमने बताया आपको हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति को मापने के लिए क्या होता है? हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1-2 चीज़ और ध्यान रख लेना है। जैसे कि अभी आपने देखा तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य क्या होता है सो भी समझ लीजिए थोड़ा सा, यहीं से संबंधित है तरंगदैर्घ्य भी। तरंगदैर्घ्य में आपको देख लेंगे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। विचलन क्या होता है? कम होता है। और इस बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आवृत्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, तो आवृत्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है वो भी समझ लीजिए। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल होते हैं। 1/, क्या होते हैं? आवर्तकाल होता है, इसे भी ध्यान रखना है। आवृत्ति का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फ्रेंसनेल होता है। क्या होता है? फ्रेंसनेल, FRENSNEL होता है। ठीक है, फ्रेंसनेल होता है जो आवृत्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसे भी ध्यान रखना है। आवृत्ति हमेशा नियत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आवृत्ति का मान परिवर्तन नहीं होता, नियत रहती है। लेकिन तरंगदैर्घ्य, वेग, ये सब की बात अगर करेंगे तो उसका मान परिवर्तनीय होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रेडियन है, देखिए रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है। रेडियन समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। वाट जो है आप जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? यानी 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? पहले ये जान लीजिए। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। तो इतने चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें से कुछ भी पूछे तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? अगर डीएनए की अगर बात करें इसमें से तो वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक बिल्कुल नहीं, इन्होंने नहीं करी थी। ग्रेगर मैन जॉन्टन ये भी नहीं। जोहान्सबर्ग हरबिंद खुराना ये नहीं। इनमें से कोई नहीं आपको ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वां का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा जोहान्स फ्रेडरिक मीसर ने किया था। कौन किया था? जोहान्स याद रखिएगा जोहान्स फेडरिक और उसके बाद मीसर जोहान्स फ्रेडरिक मीसर के द्वारा जो है सो इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 1869 ईस्वी में की गई थी। 1869 में किया गया था। ठीक है, 1881 ईस्वी में अगर बात करेंगे, 1881 में 1881 ईस्वी में आपको किसने? एल्बर्ट कोसेल ने न्यूक्लिन का नाम जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रखा था। न्यूक्लिन का नाम रखा था। न्यूक्लिन का नाम 1881 में कौन रखा था? इसका नाम न्यूक्लिन का रख दिया था डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप और क्रिक की अगर बात करेंगे तो ये जो है सो आपको डीएनए के लिए द्विकुंडलित संरचना जो था, डुअल नेचर की बात करेंगे, द्विकुंडलित संरचना यदि आपसे पूछेगा तो इसकी खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल तो आप जानते ही हैं। मेंडल जो है सो आपको मटर के पौधे पर ये किया था। ठीक है, ये आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ें, चिकित्सा का नोबेल जो है सो दिया गया था इनको, किसको? आपको इसी आविष्कार के लिए दिया गया था। वाटसन और क्रिक को जो है डीएनए के द्विकुंडलित जो संरचनाएं की खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1953 में। कितना? 1953 नहीं, 1962 में दिया गया था, संभवतः 62 में दिया गया था। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? देखिए, ट्राई जो है ग्लिसराइड से क्या होते हैं? अब यहाँ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये आपका बिल्कुल बसा होता है। ठीक है, सी के साथ आपको जाना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड होता है, ये बसा होता है। अब देखिए, बसा जो होता है
या सीधा सीधा समझिए गौर से, जो ट्राइग्लिसराइड होता है हृदय संबंधित जितनी भी बीमारियां होता है उसका मुख्य कारक होता है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। हार्ट संबंधित जितने भी डिजीज होते हैं उसका मुख्य वजह क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ जाता है तो हार्ट संबंधित बीमारी हो जाती है। देखिए यह एक प्रकार की क्या है, वसा है जो रक्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है, खून में पाई जाने वाली ये ट्राइग्लिसराइड वसा होता है। ठीक है, और वसा से आपको पता ही है कि लगभग 70% तक आपको जो है ऊर्जा की पूर्ति जो है पूरी तरीके से वसा से ही हो जाता है। आपके शरीर में जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वसा जो खाते हैं उसमें से 70% ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से याद रखिएगा, शरीर में वसा का प्रयोग जो है ऊर्जा के रूप में ही किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, EEG है। देखिए ECG यदि आपको रहता, ECG अगर होता तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं जो कि हार्ट से संबंधित है, लेकिन EEG की जब ये बात होगी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तो ये आपको मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क का वजन आप जानते हैं शरीर के वजन का लगभग 2% माना जाता है, लगभग 1400 ग्राम या 1350 ग्राम के आसपास माना जाता है, 1350 ग्राम के आसपास माना जाता है मस्तिष्क का वजन। माना जाता है कि नहीं माना जाता है। अब देखिए CT स्कैन का जो प्रयोग में यानी एक्सरे का भी प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन जो होता है कभी कभी आप देखते हैं कि जटिल समस्याएं अगर होता है इस प्रकार से लगता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको क्या किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है। इसमें एक्सरे का भी उपयोग किया जाता है। पूरी तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो होता है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आंतरिक अंगों का जो चित्रण होता है वो किया जाता है पूरी तरीके से। आंतरिक अंग जो अंदर के पार्ट्स हैं उसका चित्रण किया जाता है। यहाँ पर MRI शब्द आप जानते होइएगा। MRI क्या होता है, तो मैग्नेटिक जो आपको रिजोनेंस होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। MRI टेस्ट होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जाता है, पूरी तरीके से अंगों का चित्रण होता है, आंतरिक अंगों का, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। EEG ECG। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, देखिए तापक्रम की अगर बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस सर ये आपको सेरिब्रम को क्या कहते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्रमस्तिष्क के जो डाइसेफ्लोन होते हैं, डाइसेफ्लोन प्रमस्तिष्क के डाइसेफ्लोन भाग जो होते हैं उसके नीचे का भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो तापक्रम के साथ साथ क्या क्या भूख प्यास नींद रक्तचाप इस सब को भी, भूख प्यास नींद रक्तचाप इन सब चीज़ों पर भी नियंत्रण करता है। ये बिल्कुल धड़कन, शरीर का धड़कन होता है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अस्थियों के खोल जो होते हैं क्रेनियम में बंद होते हैं जो कि आघात से, बाहरी आघात से बचाता है। क्रेनियम होता है मेनिजीज, क्रेनियम जो होता है क्रेनियम की एक झिल्ली होती है जिसके द्वारा जो है सो मस्तिष्क पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। आपको मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम ही होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र आपको पूरी तरीके से क्या कहे, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है। लेकिन शरीर की गति का नियंत्रण करता है वो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम होता है जो क्या करता है, वो शरीर की गति को नियंत्रित करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। इतने प्रश्न हो गए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऑप्शन एक इधर से उधर हो गए हैं, देख लीजिए। यह कहता है सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। बिल्कुल गलत बात है, लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए दूसरा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, आप इसी के साथ जाइएगा। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। अब इन सब को छोड़ दीजिए, सीधा आपका ये ऑप्शन हो गया एकदम सही सटीक जवाब। 9 का B के साथ आप चले जाइएगा। सिग्नल पर जो प्रयोग किया जाता है लाल रंग का, इसीलिए नहीं किया जाता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों को जो है सो छोड़ करके वो पूरी तरीके से लाल को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से दिखाई देता है स्पष्ट रूप से दूर से ही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप जो आपका तरंगदैर्घ्य बनता है, जो अब मतलब इंद्रधनुष बनता है, उसमें क्या होता है, बैजानीहा पी नाला होता है। क्या होता है, पी नाला, बैजानीहा पी नाला। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए साथियों, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बैजानीहा पी नाला होता है, बैगनी से शुरू होता है और लाल पर खत्म हो जाता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक हो जाता है। इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलिए। देखिए फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है कि आपको C-5 बट्टे करके, ठीक है, बराबर F-32 बट्टे करके, ठीक है, इस प्रकार से एक फार्मूला होता है। अब पूरा फार्मूला देखने के लिए आपको जो है सो लंबा मतलब खींचना पड़ेगा, तो इस फार्मूला पर बैठा करके इसको निकाला जाता है। तो 104 डिग्री पूरी आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर 104 डिग्री कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इनमें से कोई नहीं के साथ जाना होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और ध्यान रख दीजिए। -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाता है तो उस स्थिति में जो होता है फ़ारेनहाइट का मान तापमान के बराबर होता है। सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। कब? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो डिग्री सेल्सियस का पैमाना है वो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस के द्वारा दिया गया है। स्वीडन के वैज्ञानिक जो थे सेल्सियस, उनके द्वारा दिया गया है, सेल्सियस के द्वारा। और अगर बात कर लेंगे फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का आविष्कार जो जर्मन वैज्ञानिक था, वो फ़ारेनहाइट ही नाम था, फ़ारेनहाइट का आविष्कार किया था, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो हिमांक होता है वो बिंदु 0 डिग्री सी पर होता है, और भाप जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है भाप, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की अगर बात करेंगे तो वाट हो जाएगा। शक्ति जैसे ही शब्द आता है तो वाट हो जाता है उसका आंसर, ठीक है, तो वाट हो जाएगा। अब विद्युत शक्ति आप जानते ही है, 1 HP बराबर, अभी जस्ट हमने बताया था आपको, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्या होती है? क्षमता दर जो होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अश्वशक्ति जो होता है मशीनों की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? मशीनों का मात्रक होता है अश्वशक्ति। इसे भी आपको ध्यान रखने हैं, मशीनों का मात्रक होता है, ठीक है। इन सब बिंदुओं पर आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, विद्युत मोटर में। ऊपर क्वेश्चन है विद्युत मोटर में, देखिए क्वेश्चन है विद्युत मोटर में। अब क्या है आंसर इसका देख लीजिए। उष्मा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है? उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा है क्या? या विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? उष्मा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, ये सही है। देखिए विद्युत मोटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आपको, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर एक दो और पॉइंट बात कर लें, जो डायनेमो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायनेमो ठीक इसका उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। माइक्रोफोन सुने होइएगा, माइक्रोफोन क्या होता है? देखिए माइक्रोफोन की अगर हम बात कर लें तो ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ध्वनि को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब AC जो होता है, AC को AC में उच्च वोल्टता से कम वोल्टता में कौन बदलता है? AC को AC से। तो ये ट्रांसफार्मर आप जानते ही होइएगा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे आवृत्ति में बताया गया आपको कि आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलता, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है सर? मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ये बिल्कुल सही है। एक वयस्क अगर बात कर ले, स्त्री के शरीर में लगभग 55 से 60% जल होता है, लेकिन सीधा मानव शरीर की अगर बात करें तो 70% जल होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो ठोस हड्डियां हैं, हड्डियों में लगभग 22% जल पाया जाता है, हड्डियों में 22% जल पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की जो रक्त होती है, रक्त की मात्रा में भी शरीर के जो भार का लगभग 7% होता है। रक्त क्या होता है? शरीर के भार का लगभग 7% होता है, याद रखिएगा। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मनुष्य में जो होता है आपको, जो हड्डियों में क्या होता है, वो कैल्शियम फास्फेट होता है, यानी CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, या और इसमें देखिए एक दो पॉइंट और देख लीजिए। मनुष्य के शरीर में लगभग 2% कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो कैल्शियम ही है, आपको Ca ही है। हड्डियों में पाया जाता है पूरी तरीके से, इसे भी आपको ध्यान रखना है। देखिए विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर होता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर होता है कि नहीं? तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आवेश की प्रवाह जो होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। आमीटर को जो है सो कहाँ लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है? तो समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? R1 + R2 हो जाता है। समांतर क्रम के लिए यह क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 वाला फॉर्मूला लगता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक इनमें से सभी के सभी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
आपको नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, सबके सब है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से आपको ऊपर वाले 3 को मुख्य भूमिका निभाते हैं। ओजोन की मात्रा एक कम होती है, लेकिन इसे आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस में तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका CO2 की ही होती है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा होती है। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन। जितने भी जीवाश्म ईंधन को आप जलाते हैं उसमें से CO2 की मात्राएं बहुत अधिक निकलती है, ठीक है। विश्व का जो तापमान का मुख्य कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। जो तापमान का जो मुख्य कारण है, जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण यही है। ग्रीन हाउस गैसें में आपको CO2, N2, O2, ये CH4 ये सभी आ जाता है, O3 ओजोन वगैरह भी आता है, जल भी आ जाता है। इन सबको भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस कारण मिला था? आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला होगा किस चीज़ के लिए? आप तो जानते हैं सीधे सीधे, जो विद्युत प्रभाव की खोज करी थी आइंस्टाइन ने, इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी आपका क्या होगा? डी ऑप्शंस हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करेंगे तो उन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और E=mc² जो है सो इसकी खोज करी थी इन्होंने निकाल दिया था, ठीक है। विद्युत प्रभाव संबंधित कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कोशिका का, देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो क्या सा है? तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, आपको सुने होइएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, आप लोग जानते ही होइएगा, बिजली घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। या और भी इसमें कुछ जानना चाहते हैं? आपको पता है कि कोशिका का खोज कौन किया था सर? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात कर लेंगे तो तंत्रिका कोशिका हो जाता है। क्या हो जाता है? तंत्रिका कोशिका हो जाता है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। आप लोगों को पता ही होना चाहिए, वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको कहते हैं एड्स का फुल फॉर्म अगर कर लेंगे AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स दिवस जो है सो आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। छोटे छोटे बातें हैं लेकिन इसको आपको छोड़ने नहीं है। आगे बढ़ते देखिए, 19 नंबर सवाल क्या कहता है? आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापने के लिए आपको हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाइड्रोमीटर जो दिया हुआ इसका मतलब क्या हो गया? तो ये आपको द्रव का घनत्व मापा जाता है। द्रव का घनत्व की माप इसी के द्वारा किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है ये बहुत अधिक तापमान नापने के लिए किया जाता है, यानी अधिकतम ताप कह सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। लैक्टोमीटर तो दूध के शुद्धता के लिए होता है। दूध की शुद्धता के लिए क्या इसका प्रयोग होता है? तो लैक्टोमीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? हड्डियों की पढ़ाई की विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? अगर हड्डियों की पढ़ाई की अगर बात कर लें तो ये आपको आ जाता है ऑस्टियोलॉजी के तहत आ जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इस डी के साथ आपको जाना होगा, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं हम, आपको देख लीजिए। जो पृथ्वी से संबंधित अध्ययन होता है वो जियोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी क्या कहलाता है? पृथ्वी से संबंधित कहलाता है। और जो है सो देखिए, सेरोलॉजी क्या कहलाता है? जो एंटीबॉडी एवं एंटीजन होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन, इसका अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन जो है ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहलाता है। अगर और भी देखना चाहेंगे 2-4 को तो देख लीजिए। जो आपका पोषण संबंधित अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? उसको कहते हैं, आपको पोषण संबंधित अध्ययन को कहते हैं ट्रेफोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रोफोलॉजी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। रुधिर का जो अध्ययन होता है, यानी खून का अध्ययन होता है, हीमोटोलॉजी होता है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? सीधी सीधी बात है, याद रखिएगा। विषाणु की जो कोशिकाएं होती है, वायरस की कोशिकाएं होती है, उसमें बिल्कुल आपको क्या नहीं पाया जाता है? तो आपको नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। विषाणु के बारे में अभी जस्ट आपको बताया गया है। देखिए, अब लाइकेन और जो शैवाल और लाइकेन की जो बात होती है, ये सहजीविता का उदाहरण होता है। लाइकेन होता है जीवाणु होता है और शैवाल होता है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। विषाणु की कोशिका भित्ति में एंजाइम बिल्कुल नहीं होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, अब इससे संबंधित, विषाणु से संबंधित कुछ चीज़ें ये भी है। देखिए, जो चेचक का टीका होता है, छोटी माता बड़ी माता जिसको कहते हैं, उसको एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे देखेंगे। देखिए, एड्स जो है, आपको
एड्स की जो है सो आपको वैज्ञानिक का नाम कौन है जिन्होंने खोज किया था, तो लू मॉन्टेग्नियर है, ठीक है, कौन है, लू मॉन्टेग्नियर है, इस तरह से इसे भी ध्यान रखिएगा। कैंसर के जनक जो है सो कौन कहलाते हैं, तो डिवेका कहलाता है। रेबीज की टीका का खोज किया था लुई पास्चर किया था, कौन किया था, लुई पास्चर किया था रेबीज के टीका का खोज। और पोलियो के लिए कौन किया था, तो जे साल्क ने किया था। पोलियो का जो है जनक कौन कहलाता है, वैज्ञानिक जे साल्क ने किया था। आगे बढ़ेंगे, देखिए मनुष्य के शरीर का किस अंग, मनुष्य के शरीर का जो आपका होता है किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात कर लें तो ये आपको कहाँ पर निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा से ही लाल रक्तकण बनता है, आरबीसी बनते हैं, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। लिम्फोसाइट की अगर बात कर लें, ये क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC होती है, ठीक है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, यानी डिफेंस सिस्टम को क्या करती है, ये मजबूत करती है। इसे भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, आरबीसी किसका करती है, ऑक्सीजन का संवहन करती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और आपका प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त के स्राव को रोकने के लिए रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, रक्त को क्या करता है, वो थक्का बनाने का काम करता है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने हैं। आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, WBC की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आरबीसी की संख्या जैसे ही घटती है तो एनीमिया रोग हो जाती है, और बढ़ती है जैसे ही तो पॉलीसाइटिथेमिया हो जाती है, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो बिल्कुल थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, आयोडीन मिली होती है। इसी की वजह से जो है सो घेगा रोगों पर नियंत्रण लग रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, और थायराइड ग्रंथि से जो है सो थायरोक्सिन के कम स्रावित होने पर ही हाइपोथायराइडिज्म में हो जो होता है वो बीमारी हो जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन की कमी जैसे ही होगी तो मानसिक विकास धीमा हो जाता है, एकदम बिल्कुल सुस्त हो जाता है, सीख नहीं पाता है बच्चा, ठीक है। किसी बच्चों में यदि इसकी कमी हो जाती है तो क्रेटिनिज्म नामक जो है सो रोग हो जाता है। क्या होता है, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। गर्दन की जो श्वास नली होती है, स्वरयंत्र होती है, वहीं पर ये तरल रूप में जो है सो स्थित होता है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या कहता है, दाब का मात्रक पूछता है। दाब का, देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब का मात्रक तो इसे अगर कहिएगा तो पास्कल होता है, लेकिन सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल के मात्रक के लिए न्यूटन लिया जाता है, तो न्यूटन प्रति बट्टा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं नहीं है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर या दूसरा है, देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, यानी आपको जाना पड़ेगा ई ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दाब क्या होता है, देखिए दाब होता है आपको अदिश राशि होता है, सदिश नहीं अदिश होता है, क्या होता है, अदिश राशि होता है। और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका जो अगर पाठ्यांक अगर एक ही बार गिर जाता है तो भूकंप यानी कि आंधी तूफान आने की संभावनाएं हो जाती है, धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का ये होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अचानक पाठ्यांक अगर गिर गया था तो ये भी ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बैरोमीटर होता है। इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है, क्या कहता है ये, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। वैसे देखें तो 8 मिनट और 19 सेकंड, कहीं पर अब 20 सेकंड कहीं पर देखने को मिलता है, यानी 500 सेकंड कहा जाता है। तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको इसी के साथ जानना होगा, क्योंकि इनमें से कोई 8 मिनट तो दिया हुआ लेकिन 20 सेकंड नहीं दिया हुआ, और 20 सेकंड का बिल्कुल वैल्यू होता है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य का अगर हम व्यास कर ले, सूर्य का व्यास जो है ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है, लगभग 109 गुना है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जो है बिल्कुल प्लाज्मा का बना होता है, किसका बना होता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, जो चौथी अवस्थाएं होती है पदार्थ के, और इसका उत्पत्ति का कारण भी क्या है, उच्च ताप है, ठीक है। क्या है, उच्च ताप है। तो पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है सूर्य के तापमान को मापने के लिए, इसे भी आपको ध्यान रखना, पैरोमीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।